नमस्कार मित्रों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले, 2 दिन चूंकि क्लास हम लोग का लैप्स हुआ है, कुछ व्यस्तताओं के कारण जो है मैं क्लास नहीं ले पाया था इस चैनल पे। तो आज 2 दिन के बाद में फिर से आपके समक्ष में जो वैदिक सभ्यता हम लोग शुरू किए थे तो उसका अगला पार्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो वैदिक सभ्यता जो है इसको हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक जो है उसी को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से एक जो है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इतना मैंने पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। आमतौर पे वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें या वैदिक सभ्यता की बात करें, तो वैदिक सभ्यता का टोटल जो कालक्रम है वो लगभग 1500 से लेकर के और 600 बीसी तक इसका कालखंड माना जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा पूर्व में इसकी लगभग शुरुआत हुई थी, और ये आमतौर पे अगर देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व के लगभग में ये सभ्यता जो है मतलब कि समाप्त नहीं हुई थी, मतलब इसमें कि परिवर्तन आ गए थे और उसके बाद में उसको हम लोग महाजनपद काल के नाम से जानने लगे थे। वो कैसे हुआ था अभी जस्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही थी, इसका अस्तित्व रहा था, इसलिए यहां पे समझना जरूरी हो जाता है कि चूंकि इसको 2 कालखंडों में बांटा गया है तो उसके आधार क्या थे, पहला नंबर, और ये दोनों कालखंड कब से कब तक अस्तित्व में रहे थे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो है ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट हुआ और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में रहा था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा। आगे देखिए, वहीं अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये लगभग यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, बीसी से स्टार्ट हुआ और चला था लगभग 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये दोनों कालखंड पहले आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद आज का जो मेन हम लोग का जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऋग्वैदिक काल पे। एक चीज आपको उससे पहले हम बता दें, वैदिक सभ्यता जो है ये लौह युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ये लौह युगीन सभ्यता थी। इसका रीजन क्या है तो थोड़ा सा समझना है। लौह युगीन कहने का मतलब यह हुआ कि इस समय तक लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने जब प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया था तो उसी टाइम मैंने बताया था कि समय समय पर नए नए आविष्कार होते गए और उसके आधार पर इतिहास के कालखंड को नया नया नाम दिया गया। जैसे कि स्टार्टिंग में जो मनुष्य था वो अपने मतलब कि जो भी उपकरण तैयार करता था वो पाषाण उपकरण तैयार करता था, यानी कि पत्थरों से तैयार करता था, और इसलिए उस कालखंड को हम लोग पाषाण काल बोल देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य की सोचने की क्षमता विकसित हुई, क्रिएटिविटी बढ़ी और आगे चल के मनुष्य ने तांबे की खोज की, जो कि सबसे पहला धातु था। और जैसे ही तांबे की खोज हो गई तो तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर के वो अपना उपकरण तैयार करने लगे और इसके आधार पर उस कालखंड को ताम्र पाषाण काल कहा गया। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि पिछला जो हम लोग वीडियो मतलब पिछला जो चैप्टर देखे थे हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि मनुष्य ने कुछ समय के बाद में क्या किया कि जैसे ही हड़प्पा वाला जो मेन आपका कालखंड शुरू हुआ तो उसमें मनुष्य के द्वारा तांबे में टीन को मिला करके, सबसे पहला धातु तांबा की खोज हुई थी, उसके बाद टीन की खोज हुई
और तांबा और टीन इन दोनों को मिला करके मनुष्य ने कांसे का निर्माण किया था, जो कि हड़प्पा काल में निर्मित हुआ था। और इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ कि मनुष्य के द्वारा लोहे की खोज हुई, और जैसे ही मनुष्य ने लोहे का खोज कर लिया तो उसके बाद में ये सभ्यता कैसी हो गई, लौह युगीन सभ्यता हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, लौह युगीन सभ्यता तो थी, लेकिन इसमें ध्यान यह देना है कि अगर हम लोग ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल में मनुष्य जो लोहे का उपयोग करता था वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध में करता था। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में लोहे का उपयोग किया जाता था युद्ध में या मतलब कि कृषि में, तो ध्यान देना है कि ऋग वैदिक काल में युद्ध में यहां पर देखा जाए तो लोहे का उपयोग किया जाता था, युद्ध से संबंधित हथियार बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में या कृषि कार्य में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट थे जो आपको जानना है। अब मेन फोकस हम लोग का रहेगा ऋग वैदिक काल के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग उत्तर वैदिक देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक आयाम तय किए हम लोग, अभी फिलहाल में हम लोग पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, पृष्ठभूमि, और प्लस में पृष्ठभूमि के साथ साथ हम लोग समझेंगे जो मतलब कि ये भौगोलिक स्थिति होगी। तो पृष्ठभूमि प्लस में भौगोलिक स्थिति पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल से लेकर के और गुप्तोत्तर काल तक का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में फिर आर्थिक स्थिति उठाएंगे और उसको पूरा एकदम ऋग्वैदिक से लेके और गुप्तोत्तर काल तक लेके चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, इन सभी को भी ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे, एकदम लास्ट तक लेके जाएंगे गुप्तोत्तर काल तक। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर बात किया जाए तो सामान्य शब्दों में सबसे पहले तो यह समझिए कि ऋग्वैदिक काल जो है ये प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 1500 बीसी में प्रारंभ हुआ था और 1000 बीसी तक ये चला था। इसको प्रारंभ करने वाले जो लोग थे उनको हम लोग आर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता डायरेक्ट कहिए तो उसका प्रारंभ जिन लोगों के द्वारा किया गया था उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर्य के नाम से जानते हैं। जिनका मूल निवास स्थान की अगर हम लोग बात करें कि वो कहां के थे, तो मूल निवास स्थान मैक्स मूलर के आधार पर अगर देखा जाए, मैक्स मूलर के सिद्धांतों के आधार पर, मैक्स मूलर के कथनानुसार अगर देखा जाए तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो मध्य एशिया था। ठीक है, मध्य एशिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये आपको एकदम क्लियर कर लेना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि आखिर चूंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में ये जरूरी हो जाता है कि हम उन स्रोतों के बारे में भी पढ़ें जिनसे कि किसी कालखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जिन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, जिन सोर्स का यूज करते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उन सोर्स को पहले हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। आमतौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी ऐतिहासिक कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दो प्रकार के सोर्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक होता है पुरातात्विक। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है जी, तो पुरातात्विक होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक उसी तरह से ऋग्वैदिक काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दोनों ही प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब इसमें से समझना यह है कि आखिर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और दूसरा यह देखना है कि
साहित्यिक स्रोत के रूप में कौन कौन से स्रोत या चीजें उपलब्ध हैं जिनसे हमें ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा। पुरातात्विक की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक साक्ष्य है जिसमें हम लोग देखते हैं, उसका नाम है बोगजकाई अभिलेख। ठीक है, क्या नाम है? बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख जो है, इससे हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ये प्राप्त कहां से हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था। मध्य एशिया का ही एक स्थान है जिसका नाम है बोगजकोई। ये जगह का नाम है बोगजकोई, और इस बोगजकोई नामक जगह से ही जो देखा जाए तो बोगजकोई अभिलेख की प्राप्ति हुई है। और ये चूंकि मध्य एशिया में स्थित है और इसी के आधार पर ऐसा कहा जाता है, इसको समझिए थोड़ा सा। बोगजकोई अभिलेख में ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण, तो इन देवताओं का उल्लेख किया गया है किसमें? बोगजकोई अभिलेख में। और साथ ही साथ इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, और इसके आधार पर कहा जा सकता है, इसी से पता चलता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो है या ऋग्वैदिक जो आर्य थे, तो वो मध्य एशिया के निवासी थे। समझिएगा हमारे कहने का मतलब, चूंकि ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया से। समानता किससे प्रदर्शित कर रहा है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद चूंकि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था भारत में, और इन दोनों में समानता के कारण ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आर्य थे वो संभवतः मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि उनके होने का प्रमाण, मध्य एशिया में उनके होने का प्रमाण ये बोगजकोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है गौरिक मृदभांड। ठीक है, पहला पुरातात्विक स्रोत हो गया आपका ये बोगजकाई अभिलेख। बोगजकाई अभिलेख में एक और चीज ध्यान रखना है, इसी से हमें ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की तिथि का ज्ञान होता है। ऋग्वेद की तिथि का निर्धारण जो है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? तो बोगजकाई अभिलेख के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वो है गौरिक। ध्यान से समझिएगा जी, गौरिक मृद भांड। गौरिक मृद भांड के द्वारा भी हमें जानकारी प्राप्त होती है मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में। हम लोगों ने देखा गौरिक मृद भांड के बारे में। आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा हम बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साहित्यिक स्रोतों का सहारा ले, तो बहुत ज्यादा साहित्यिक स्रोत ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें एक साहित्यिक स्रोत है जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, चूंकि ऋग्वेद की रचना जो है वो ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। ठीक है ना, ऋग्वेद की रचना कब हुई है? तो ऋग्वैदिक काल में हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण चीज, चूंकि ऋग्वेद जो है ये कैसा है? तो ये श्रुति ग्रंथ है। ठीक है, कैसा ग्रंथ है जी? तो ये श्रुति ग्रंथ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और चूंकि ये श्रुति ग्रंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, और इन सारी चीजों को सुन सुना करके और इनके बारे में शिक्षा प्राप्त की जाती थी। बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, क्योंकि इसको बाद में लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान देना है। ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास जो है या विस्तार जो है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ऋग्वैदिक सभ्यता के विस्तार की अगर बात करें तो इसमें अफगानिस्तान से लेकर के, ठीक है, अफगानिस्तान से लेकर के और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है,
ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था? तो इनका विस्तार अफगानिस्तान से स्टार्ट होकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, जिसमें से आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग मिलता है जिसको हम लोग जानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। और इस सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों का देश। ठीक है, 7 नदियों का देश या 7 नदियों का क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद में इस शब्द का उल्लेख मिलता है और इस शब्द को ही ऋग्वेद के आधार पर अगर देखा जाए तो सप्त सैंधव क्षेत्र में ही आर्यों का निवास माना गया है। ठीक है, आर्यों का निवास, आर्यों का निवास कहां माना गया है? तो सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आर्य जब भारत में आगमन हुआ था उनका, तो उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को ही अपना ठिकाना बनाया था, पहला चीज। दूसरा चीज कि यहां पे लास्ट तक अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में आर्यों का निवास रहा था। सबसे ज्यादा समय तक आर्य जो है आमतौर पे ऋग्वैदिक काल में यहीं पर रहे थे। स्टार्टिंग यहां से किए थे। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी ऋग्वैदिक सभ्यता की, वो कहां पर निवास करती थी? तो वो निवास करती थी सप्त सैंधव प्रदेश में। अब सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या है? तो 7 नदियों का देश। और चूंकि ये 7 नदियों का देश है, इसलिए हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि इनमें से कौन सी नदियां जो हैं वो इसमें सम्मिलित थी। और उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंधु का उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक ना? और सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यानी कहा गया है। ध्यान समझिएगा, ठीक ना? हिरण्यानी, सिंधु नदी को हिरण्यानी कहा गया है। सबसे पहली जो सबसे प्रमुख नदी थी ऋग्वैदिक सभ्यता के विकास में, तो वो कौन सी थी? सिंधु थी। दूसरी नदी की बात करें तो उसका नाम था सरस्वती। दूसरी नदी कौन सी थी? सरस्वती। तीसरी जो नदी थी वो थी रावी। चौथी नदी जो थी वो थी सतलज। रावी, सतलज। रावी को ही हम लोग परुष्णी ऋग्वेद में कहते हैं। ऋग्वेद में रावी नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो परुष्णी नदी का, परुष्णी शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम लोग सतलज की बात करें तो इसके लिए सतुद्री, ठीक है, सतुद्री शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़िए, इसके बाद में व्यास नदी, इसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक ना? व्यास के बाद में इसी में आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, चिनाब। और चिनाब के लिए यहां पे अस्किनी, ठीक ना, अस्किनी शब्द का प्रयोग चिनाब नदी के लिए मिलता है। वहीं अगर हम लोग व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी के लिए ऋग्वेद में विपाशा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा शब्द? विपाशा। और लास्ट जो 7वीं नदी थी उसका नाम था, ध्यान से समझिएगा, व्यास, रावी, सतलज, चिनाब, वो थी, ध्यान से समझिएगा जी, उसका नाम था झेलम। ठीक है, झेलम। और इसको ऋग्वेद में नाम दिया गया है वितस्ता। ठीक है, वितस्ता। तो इस तरह से ये 7 नदियां ऐसी थी जिनके क्षेत्र में सबसे पहले ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि एक बात ध्यान देना है कि इस सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी ऋग्वैदिक सभ्यता की, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा वो और कहीं नहीं गए थे। उसको अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन नदियों का उल्लेख सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश के लिए किया जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत इन्हीं नदियों के क्षेत्र को रखा गया था। इसके अतिरिक्त अब मेन ऋग्वैदिक काल में आपको नदियों से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट बनेंगे वो थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग बात करें सतलज से लेकर के और यमुना नदी के क्षेत्र की बात, यमुना कहां से लेकर के? तो सतलज से लेकर के। तो सतलज से यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र को
ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है, सतलज से लेके यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। ये किसमें कहा गया है? तो ध्यान से समझिएगा, ये कहा गया है ऋग्वेद में। जबकि अगर हम लोग मनु स्मृति की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मनु स्मृति की। तो मनु स्मृति की जब हम लोग बात करेंगे तो मनु स्मृति में ब्रह्मवर्त जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो सरस्वती नदी से लेकर के और जो सरस्वती से लेकर के और जो आपका हो जाएगा यहां पे द्विशद्वती। ठीक है, दृश्यद्वती। तो दृश्यद्वती नदी जो है सरस्वती नदी से लेकर के और दृश्यद्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसके लिए मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मवर्त शब्द जो है ऋग्वेद के सापेक्ष में अगर बात करें तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो वो यमुना से लेकर सतलज नदी के बीच के क्षेत्र के लिए किया गया है। वहीं अगर मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में सरस्वती नदी से लेकर के और दृश्यद्वती नदी जो है इसके बीच के क्षेत्र को यहां पे ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र जानिए। एक इतिहासकार थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगानाथ झा। गंगानाथ झा। और गंगानाथ झा की अगर हम लोग माने तो इनका यह कहना था कि आर्य कोई मध्य एशिया वेशिया के निवासी नहीं थे, आर्य यहीं के मूल निवासी थे। और इनका जो मूल निवास स्थान था वो भारत में ही ब्रह्मर्षि देश था। कौन सा देश? ब्रह्मर्षि देश था। ये किसका मानना था? तो ये मानना था हमारे गंगानाथ झा जी का। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ब्रह्मर्षि देश कहा किसे जाता था? ब्रह्मर्षि जो शब्द था वो किस क्षेत्र के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रह्मर्षि देश शब्द की अगर हम लोग बात करें तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, सिंधु से लेकर के और गंगा नदी का जो पश्चिमी तट है, तो सिंधु से गंगा के पश्चिमी तट के बीच का जो इलाका है उसके लिए ब्रह्मर्षि देश शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? गंगानाथ झा ने किया है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो उसके लिए हम लोग ऋग्वेद का सहारा लेते हैं। और ऋग्वेद की अगर बात करें, सबसे पहले वेदों की बात करें तो टोटल 4 वेद हैं। और चारों वेदों को मिलाकर के अगर देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर चारों वेदों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो चारों वेदों को मिलाकर टोटल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि चारों वेदों में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? तो 31 नदियों का हुआ है, जिसमें से अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में टोटल आपको 26 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितना नदी का उल्लेख मिलेगा? तो 26 नदी का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 25 है। अब थोड़ा सा समझना है, ऋग्वेद में 25 नदी, वहीं ऋग्वेद का ही एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त, जिसमें कि स्पेशली नदियों का ही उल्लेख किया गया है। और नदी सूक्त की अगर हम लोग बात करें तो नदी सूक्त में टोटल 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से अगर सबसे अधिक की बात करें, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे अधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है उस नदी का नाम है सिंधु। यानी कि सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण नदी रही होगी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी के लिए देवीतमा, मातेतमा और यहां पे अगर देखा जाए तो नदीतमा, ठीक ना, देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो सरस्वती नदी के लिए किया गया है ऋग्वेद में। और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सरस्वती जो है ये सबसे पवित्र नदी थी। ठीक ना, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती। वहीं
अगर हम लोग बात करें रावी या परुष्णी नदी की, तो इस नदी के तट पर ही दशराग्य युद्ध हुआ था, ठीक ना। सुदास और दशजनु के बीच में दशराग्य युद्ध हुआ था। वो उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसा था, वो हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम देख लेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि रावी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नदी के तट पर ही दशराग्य युद्ध लड़ा गया था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आपको समझना यह है कि चूंकि ये तो महत्वपूर्ण नदियां हो गई, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो मतलब सभ्यता का विकास हुआ था ऋग्वैदिक कालीन वो इन्हीं नदी के क्षेत्र तक था? तो ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो आगे भी बढ़े थे, ठीक ना, यानी कि भारत के पूर्वी भाग की ओर उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया था। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद में जो यमुना नदी है, ध्यान से समझिएगा, यमुना नदी का टोटल 3 बार और गंगा नदी का टोटल कितना बार, तो 1 बार उल्लेख मिलता है। यह बात याद रखना है। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है, उस गंगा नदी को जिसको कि वर्तमान भारतीय सभ्यता में मां का दर्जा दिया जाता है, हम लोग जिसे गंगा मैया के नाम से जानते हैं, उस गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 1 बार किया गया है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि सबसे अधिक सिंधु जो कि सबसे एकदम लास्ट में पश्चिम की ओर है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो सरस्वती का सबसे ज्यादा मिला, उसके बाद में यमुना का और सबसे कम बार गंगा का मिला उल्लेख। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संभवतः जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो मतलब कि पश्चिमी भाग तक ही ज्यादा सीमित थे और गंगा नदी तक ऋग्वैदिक काल में आर्य पहुंच पाए थे, गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गंगा नदी के बाद में किसी और नदी का मतलब जो पूर्वी भारत में बहती हो उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि गंगा नदी के पश्चिमी तट तक ही आर्य आमतौर पे पहुंच पाए होंगे उस समय, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा और ध्यान रखना है, और भी कुछ 2-3 नदियां हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, थोड़ा सा समझिएगा। और अगर हम लोग उन नदियों की बात करें तो उसमें आपको ध्यान देना है कि एक नदी मिलेगी आपको कुमु, ठीक है। और कुमु की बात करें तो कुमु को वर्तमान समय में कुर्रम नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। कुमु हो गया। दूसरा जो आपको इसमें नदी मिलेगा उसका नाम था कुंभा, ठीक है, कुंभा। और कुंभा की अगर बात करें तो इसे वर्तमान में काबुल नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा इसी में गोमल, जिसे कि गोमती कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसी मिलेगा एक आपको सुवास्तु, ठीक है। और सुवास्तु जो है ये वर्तमान में इसको हम लोग स्वात नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी नदियां हैं जिनके बारे में कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, यानी कि ये नदियां भी ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थे, जिनको हम यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं। इनका वर्णन ऋग्वैदिक सभ्यता के दौरान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद जो है उसमें एक हिमालय की चोटी का वर्णन किया गया है जिसका नाम है मुंजवंत, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद में हिमालय की किस चोटी का वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है, तो वो है मुंजवंत। और ऐसा कहा जाता है कि मुंजवंत से ही, जो मुंजवंत चोटी था हिमालय का, वहां से ही ऋग्वैदिक आर्य जो सोमरस बनाते थे, ठीक ना। तो सोमरस बनाने के लिए आर्य मुंजवंत चोटी से सोम प्राप्त करते थे। यह चीज आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख जो उसका परिचय था वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद में अब जस्ट इसके बाद में हम लोग उत्तर वैदिक काल का जो मतलब मेन इंट्रोडक्शन होगा वो देखेंगे। इसके बाद में महाजनपद काल देख लेंगे और फिर महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल देखते हुए गुप्तोत्तर करते हुए हम लोग अंत तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में फिर सामाजिक स्थिति वैसे ही लेके चलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मॉड्यूल होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें ज्यादा प्रोत्साहन मिलती है। हमें ऐसा लगता है
कि आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हम आपके लिए और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका कि अगले वीडियो में आपको उसका मतलब जो सही रिस्पॉन्स होगा वो दिया जाए।